हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एनवायरमेंट साइंस के नेक्स्ट टॉपिक, यानी कि आज हमारी सेकंड क्लास है। आई होप आपको अच्छी लगेगी। अब हम पढ़ने वाले हैं मैन एंड एनवायरमेंट, यानी कि एनवायरमेंट और मैन एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है। और एनवायरमेंट क्या होता है, ये एक मैन और नेचर के रिलेशनशिप का सेट है। यानी कि मैन और नेचर के बहुत सारे रिलेशनशिप है। यानी कि कभी जैसे कि मैन है, वो ऑक्सीजन के लिए एनवायरनमेंट पे डिपेंड होता है। इस तरह से ही जैसे कि एटमॉस्फेयर है, वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए मैन पे डिपेंडेंट है एक तरह से, क्योंकि जो गैसेस का लेवल है एटमॉस्फेयर में, वो मेंटेन रखना भी ज़रूरी होता है। उनकी कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा हो जाए तो भी प्रॉब्लम देती है, और कम हो जाए तो भी प्रॉब्लम होती है। अगर एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं होगी तो जो पेड़ पौधे हैं उन्हें भी रेस्पिरेशन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगी। तो ऐसे ही इंटर रिलेटेड होता है मैन और नेचर एक दूसरे से। और जब लाइफ स्टार्ट हुई थी अर्थ पे, तब जो मैन थे और हायर एनिमल्स थे, यानी कि ह्यूमन बींग्स थे, और बड़े बड़े जो जानवर थे, छोटे जानवर भी, वो एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट थे। परफेक्टली बैलेंस था। उस वक्त एनवायरनमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी कि हाँ एनवायरनमेंट यहाँ से पॉल्यूट हो गया है, या यहाँ पे ख़राब हो गया है, यहाँ पे हमें ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही। बिल्कुल क्लीन ऑक्सीजन थी, यानी कि रेस्पिरेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी। एटमॉस्फेयर बिल्कुल क्लीन होता था और परफेक्ट बैलेंस में, यानी कि जो भी ज़रूरत की चीज़ें थी खाने के लिए या रहने के लिए मिल जाती थी एनवायरनमेंट से। पर जब से हमारी क्या स्टोन एज स्टार्ट हुई, यानी कि टूल्स बनाने लगे लोग। टूल्स यानी कि हथियार एक तरह से, या औजार भी कह सकते हैं। वो बनने के वो बनाने लगे, और उनकी बनने की शुरुआत से ही लेके जो एनवायरनमेंट है उसकी एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो गई। यानी कि जैसे कि एनवायरनमेंट में पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, तभी बरसात होती है। यानी कि एक तरह से उनका रिलेशन खराब हो गया था, होने लगा था। और धीरे धीरे एक तरह से वो टाइम आ गया है कि जो एनवायरनमेंट है वो ह्यूमन बींग्स की दया पे निर्भर हो गया है। कि हाँ ह्यूमन बींग्स अगर दया करेगा एनवायरनमेंट पे, कि हाँ उसकी देखभाल करेगा, केयर करेगा, तो एनवायरनमेंट कंट्रोल में आ सकता है। यानी कि एनवायरनमेंट में जो प्रॉब्लम हो रही है वो कंट्रोल में आ सकती है और ठीक हो सकती हैं। और अगर इंसान ऐसे ही एनवायरनमेंट की बिना देखभाल किए उसे यूज़ करता रहेगा, उसको नुकसान पहुंचाता रहेगा, तो एक दिन एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगा। और ह्यूमन बींग्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी लाइफ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होगी। और ये अफेक्ट पॉजिटिव नहीं होंगे, नेगेटिव अफेक्ट होंगे। अब हम एनवायरनमेंट की स्ट्रक्चर और कंपोजिशन के बारे में पढ़ेंगे। जो एनवायरनमेंट है वो मेन कंपोनेंट्स क्या हैं उसके, एटमॉस्फेयर है, हाइड्रोस्फेयर है, लिथोस्फेयर है, बायोस्फेयर है। और जो एनवायरनमेंट है उसको दो और पार्ट में डिवाइड किया गया है, जैसे कि माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। और माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट में डिवाइड करने के बाद नॉर्मली जो एनवायरनमेंट है उसको दो और पार्ट में डिवाइड किया गया है, फिजिकल और बायोटिक एनवायरनमेंट। तो अब हम इनकी ब्रीफ नॉलेज लेते हैं कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, हाइड्रोस्फेयर क्या होता है, लिथोस्फेयर क्या होता है, बायोस्फेयर क्या होता है। ये नॉलेज लेते हैं कि हाँ ये होते क्या हैं ब्रीफ में। आग और जो इनके एक्सप्लेनेशन है वो हम आगे पढ़ेंगे। तो एटमॉस्फेयर के बारे में क्या है कि ये एक गैसेज और वेपर का ब्लैंकेट है जो कि अर्थ के चारों तरफ होता है, और इसमें गैसेस की कंसंट्रेशन होती है वो वेरिएबल होती है। यानी कि
जो ऑक्सीजन है वो 20.95% प्रेजेंट होती है। तो कुछ गैसेज हैं जो और भी कम मात्रा में प्रेजेंट होती है, जैसे कि नाइट्रोजन है, वो ऑक्सीजन से भी ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है, यानी ज़्यादा क्या, ये सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन में प्रेजेंट होती है। और गैसेज से भी, ऑक्सीजन ऑक्सीजन से नहीं, और गैसेज से भी कितनी परसेंट है नाइट्रोजन की? 78.08%। और जैसे कि आर्गन है 0.93% प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड है 0.038% है। कुछ ऐसी गैसेज हैं जो कि बहुत ज़्यादा कम मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हीलियम है, नोबल गैसेज हैं। ये एनवायरनमेंट में प्रेजेंट तो है पर बहुत ज़्यादा कम मात्रा में। और जैसे कि एनवायरनमेंट में हमने पता किया था कि क्या एटमॉस्फेयर में क्या है, वाटर वेपर भी प्रेजेंट है, पर इनकी जो कंसंट्रेशन है एटमॉस्फेयर में वो बदलती रहती है। फिर आता है हाइड्रोस्फीयर। जितने भी वाटर बॉडीज अर्थ पे प्रेजेंट है, जैसे कि ओशियन है, रिवर है, लेक्स हैं, पॉन्ड्स हैं, ये सब मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? एक हाइड्रोस्फीयर। और जो अर्थ का 70% जो हिस्सा है वो वाटर से प्रेजेंट, वो वाटर से ढका हुआ है, यानी वाटर प्रेजेंट है 70% एरिया में अर्थ के, और उसे क्या कहेंगे? हाइड्रोस्फीयर। फिर आता है लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या है कि अर्थ की जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है, और इसे क्या कहते हैं? क्रस्ट। और इस जो ये क्रस्ट है यानी कि लिथोस्फीयर है वो किस चीज का बना होता है? डिफरेंट डिफरेंट मिनरल्स के बने होते हैं। फिर आता है बायोस्फीयर। जितने भी रीजन प्रेजेंट हैं अर्थ पे जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, यानी कि जहाँ पे कोई लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनको क्या कहेंगे? बायोस्फीयर। जो इकोसिस्टम लाइफ को सपोर्ट करता है वो क्या हो सकते हैं? सोइल भी हो सकते हैं, एयर भी हो सकता है, वाटर भी हो सकता है, लैंड भी हो सकता है, यानी जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स है सोइल में भी रहते हैं, जैसे छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, डिकम्पोजर्स हैं, जैसे वो सोइल में रहते हैं तो उनका अलग इकोसिस्टम है। वाटर में जो रहते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, जैसे कि फिश है, वो व्हेल है, जू प्लैंक्टन्स हैं, फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, ये वाटर में रहते हैं तो इनका अलग इकोसिस्टम है। जैसे कि लैंड है, उस पे अलग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, उनका भी एक अलग से इकोसिस्टम है। और इन सभी इकोसिस्टम को मिला के क्या बनता है? बायोस्फीयर। और अर्थ एक तरह से बायोस्फीयर है, बड़ा बायोस्फीयर, बड़ा इकोसिस्टम भी कह सकते हैं। और अब हम आगे पढ़ रहे हैं, जो भी हमने जो एनवायरनमेंट को नेक्स्ट 4 पार्ट्स में और डिवाइड किया था। माइक्रो एनवायरनमेंट यानी कि जो भी ऑर्गेनिज्म है एट दैट टाइम, यानी कि एक टाइम पे अगर हम एक इंसान को देखते हैं, जो भी उसके आसपास प्रेजेंट है वो उसका माइक्रो एनवायरनमेंट है। फिर आता है मैक्रो एनवायरनमेंट। मैक्रो एनवायरनमेंट में जो भी ऑर्गेनिजम्स की जितनी भी एक्सटर्नल कंडीशंस प्रेजेंट हैं, जैसे कि फिजिकल कंडीशन है यानी कि टेम्परेचर है, लाइट है, और जितने भी बायोटिक कंडीशन है। बायोटिक कंडीशन में क्या होगा कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या क्या प्रेजेंट हैं उसके चारों तरफ, सब मिलके क्या बनाएंगे उसके लिए? एनवायरनमेंट, एक ऑर्गेनिज्म के लिए। और उस पूरे एनवायरनमेंट को क्या कहेंगे? उस ऑर्गेनिज्म का मैक्रो एनवायरनमेंट। फिर आता है फिजिकल एनवायरनमेंट। जो भी जितने भी अबायोटिक फैक्टर्स हैं यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर्स, जैसे टेम्परेचर, लाइट, रेनफॉल, सॉइल, मिनरल्स, जितने भी होते हैं ये सभी मिलके क्या बनाते हैं? फिजिकल एनवायरनमेंट बनाते हैं, मिलके इन्हें कहा जाता है फिजिकल एनवायरनमेंट। और ये क्या, जो भी फिजिकल एनवायरनमेंट है वो एटमॉस्फेयर और लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर का मिल के बना होता है। फिर आता है बायोटिक एनवायरनमेंट।
जिसमें क्या होता है कि जो बायोटिक फैक्टर्स हैं यानी कि लिविंग फॉर्म्स हैं यानी कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी प्रेजेंट होते हैं वो बायोटिक एनवायरनमेंट में आते हैं। अब हम क्या करेंगे कि एटमॉस्फेयर की डिटेल नॉलेज हम आपको बताएंगे कि एटमॉस्फेयर क्या होता है, इसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, या कितने एरिया में फैला होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं एटमॉस्फेयर की एक्सप्लेनेशन। एटमॉस्फेयर में वही है कि हमने पहले भी पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर है उसमें क्या है कि एक वो क्या है गैसेज और वेपर का एक ब्लैंकेट है जो कि अर्थ के चारों तरफ होता है। और ये क्या करता है, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं अर्थ है उसको प्रोटेक्ट करता है बाहरी आउटर स्पेस के होस्टाइल एनवायरनमेंट से, यानी जो अनफेवरेबल एनवायरनमेंट है उससे। और जो ये ब्लैंकेट है गैसेज और वेपर का, ये अर्थ के चारों ओर किस फोर्स की वजह से टिका हुआ है, ग्रेविटी फोर्स की वजह से। जो अदर प्लेनेट्स हैं अर्थ के अलावा भी उनके भी एटमॉस्फेयर होते हैं, पर उनके एटमॉस्फेयर अर्थ के एटमॉस्फेयर से बहुत अलग हैं। जो ये गैसेज के मिक्सचर्स हैं एटमॉस्फेयर में, ये किस चीज का रिजल्ट है, ये जो भी हजारों सालों से जो भी केमिकल रिएक्शन होती आ रही है एनवायरनमेंट में, उनका रिजल्ट क्या है, ये गैसेज जो एनवायरनमेंट में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। और जो ये अर्थ का जो सरफेस है उससे जो एटमॉस्फेयर है वो सेवरल थाउजेंड किलोमीटर तक फैला हुआ है, यानी सेवरल थाउजेंड किलोमीटर यानी कि बहुत हजार किलोमीटर तक, हजारों किलोमीटर तक। और जब इवोल्यूशन की प्रेजेंट स्टेज है इसमें एटमॉस्फेयर क्या करता है, आउटर स्पेस से एनवायरनमेंट को बचाता है। तो आता है कि कंपोजिशन क्या है, एटमॉस्फेयर की स्ट्रक्चर क्या है। कंपोजिशन वही है कि हमने पढ़े थे कि नाइट्रोजन की मात्रा 78.08% है, ऑक्सीजन की 20.95% है, आर्गन की 0.93% है, कार्बन डाइऑक्साइड की 0.038% है। और कुछ ऐसी गैसेज भी हैं जो बहुत माइन्यूट कंसंट्रेशन में प्रेजेंट है, यानी कि बहुत ज्यादा कम मात्रा में प्रेजेंट है, जैसे कि हीलियम है, हाइड्रोजन है, नोबल गैसेज हैं। और इसमें वाटर वेपर भी प्रेजेंट होता है, पर उसकी कंसंट्रेशन क्या होती है, वेरिएबल, यानी कि वो बदलती रहती है, कभी कम होती है कभी ज्यादा होती है। अब हम देखते हैं कि जो एटमॉस्फेयर है उसका एवरेज मोलिकुलर मास है वो हाइट के साथ, क्योंकि हाइट बढ़ती है तो एवरेज मोलिकुलर मास एटमॉस्फेयर का वो कम होता रहता है। और जो ये एवरेज मोलिकुलर मास है ये एटॉमिक यूनिट में होता है। और 100 किलोमीटर की हाइट तक जो भी एवरेज मोलिकुलर मास है उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहती है, यानी कि सेम रहती है, बदलती नहीं है। इसे क्या कहेंगे, इस रीजन को होमोस्फेयर, 100 किलोमीटर तक की हाइट वाले रीजन को, जिसमें एवरेज मोलिकुलर मास की जो कंसंट्रेशन है या वैल्यू है वो बदलती नहीं, उसे होमोस्फेयर कहेंगे। होमो मतलब सेम। और 100 किलोमीटर के बाद जो एवरेज मोलिकुलर मास है उस गैसेज मिक्सचर का वो डिक्रीज होता है। और इस बदलाव को क्या, बदलाव करने वाले रीजन को, कि जिस रीजन में बदलाव होता है उसे क्या कहेंगे, हेट्रोस्फीयर। हेट्रो मतलब कि बदलाव, बदलाव यानी कि अलग अलग चीजें मिक्स होती हैं। फिर हम देखते हैं कि जो 160 किलोमीटर है अर्थ सरफेस से, उसमें क्या प्रेजेंट ज्यादा होती है, अर्थ सरफेस से जो 160 किलोमीटर से अबव जो है उसमें ऑक्सीजन ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होती है नाइट्रोजन से। फिर आता है कि जो 600 किलोमीटर के बाद
जो हाइड्रोजन की कंसंट्रेशन है वो ज़्यादा हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से भी ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती है। फिर आता है कि स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर कितना है, कैसा है। जो एटमॉस्फेयर है वो 5 रीजन से मिलके बना होता है। फर्स्ट है ट्रोपोस्फेयर, सेकंड है स्ट्रेटोस्फेयर, थर्ड है मीजोस्फेयर, फोर्थ है थर्मोस्फेयर और फिफ्थ है यानी कि एक्सोस्फेयर। अब हम पढ़ेंगे, देखो इस पिक्चर में दिखाया हुआ है कि 5 रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर। इसमें मतलब कि जो फिफ्थ रीजन है वो अभी दिखाया नहीं हुआ, पर जो एक्सोस्फेयर है वो थर्मोस्फेयर के जो आउटर स्पेस में जो प्रेजेंट है, यानी कि एक थर्मोस्फेयर के जितने भी अबव में जितना भी स्पेस है वो सब एक्सोस्फेयर में आता है। इसमें देखते हैं कि ट्रोपोस्फेयर अर्थ की जो सबसे क्लोजेस्ट लेयर होती है, अर्थ से सबसे क्लोजेस्ट होती है एटमॉस्फेयर की ये लेयर। और जो 80% है एटमॉस्फेयर का मास वो इसी लेयर में प्रेजेंट होता है, ट्रोपोस्फेयर लेयर में। और ये कितने किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है? 20 किलोमीटर तक अबव अर्थ सरफेस से, और इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं। फॉर ऑर्गेनिजम्स दिस इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट जोन ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी क्योंकि इस इसमें ही लाइफ प्रेजेंट है। और किसी भी स्फेयर में कोई कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं करता। ट्रोपोस्फेयर ही है जहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव कर सकते हैं, करते हैं। और इसमें ट्रोपोस्फेयर में क्या होता है कि क्लाउड फॉर्मेशन होती है, लाइटनिंग भी होती है, थंडरिंग भी होती है, यानी कि गड़गड़ाहट भी होती है, थंडर स्टॉर्म भी होती है, स्टॉर्म फॉर्मेशन भी होती है। और जो टेम्परेचर है हाइट के साथ डिक्रीज होता रहता है इस लेयर में, जैसे कि 6 डिग्री सेल्सियस कम हो जाता है 12 किलोमीटर की हाइट तक पहुंचने तक। और जो बाउंड्री होती है ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के बीच में उसे ट्रोपोपोज कहते हैं। अब हम किसी बारे में पढ़ेंगे स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर ट्रोपोस्फेयर से नेक्स्ट लेयर है, ये 30 किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है, हाइट 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर तक। और जो इसकी टेम्परेचर है वो इंक्रीज होता है हाइट के साथ। और इसमें क्या होता है कि ओजोन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि हमें यूवी रेडिएशन से बचाती है। और स्ट्रेटोस्फेयर और मीजोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री प्रेजेंट होती है उसे स्ट्रेटोपोज कहते हैं। मीजोस्फेयर पढ़ेंगे अब हम। ये स्ट्रेटोस्फेयर से नेक्स्ट लेयर है, ये 80 किलोमीटर तक प्रेजेंट होती है अर्थ सरफेस से। और इसमें जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज होता है अप टू 80 डिग्री सेल्सियस तक कम होता है। और मीजोस्फेयर और थर्मोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री होती है उसे मीजोपोज कहते हैं। और हमने एक बात ये इसमें लिखनी रहेगी कि हाँ, ओजोन लेयर एक अर्थ को बचाने के लिए एक प्रोटेक्टिव लेयर होती है ओजोन, जो कि यूवी रेडिएशन से बचाती है। अब हम पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर। और हाँ, एक बात और बतानी रहेगी कि जो ओजोन लेयर है वो स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट होती है और किसी लेयर में नहीं प्रेजेंट होती। अब हम पढ़ेंगे थर्मोस्फेयर। थर्मोस्फेयर एक वो लेयर है जो कि मीजोस्फेयर से अबव प्रेजेंट होती है, मीजोस्फेयर के ऊपर, और एक्सोस्फेयर के नीचे प्रेजेंट होती है। और इसमें जो यूवी रेडिएशन है वो फोटो आयनाइजेशन कोज करती हैं और फोटो डिसोसिएशन करती है मॉलिक्यूल्स का।
और जिससे क्या होता है, आयंस बनते हैं, आयनोस्फीयर बन जाता है। और इन्हीं आयंस की वजह से वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से इसे थर्मोस्फेयर कहा जाता है। थर्मोस्फेयर है वो 90 से 500 एंड 100 किलोमीटर तक प्रेजेंट होता है। 90 से 500 और 1000 किलोमीटर अबव तक प्रेजेंट होता है। और इसमें जो टेम्परेचर वो सोलर एक्टिविटी के ऊपर हाईली डिपेंडेंट होता है, यानी कि फोटो रेडिएशन जितनी मिलेंगी, मोलिक्यूल्स की फोटो आयनाइजेशन भी होगी, फोटो डिसोसिएशन भी होगी, और क्या होगा, आयंस फॉर्म होंगे, और उन्हीं से क्या होता है कि टेम्परेचर बढ़ता है। और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ सकता है, 1700 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ सकता है, और इससे ज़्यादा भी बढ़ सकता है। और जो थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर के बीच में जो बाउंड्री होती है उसे क्या कहते हैं, थर्मोपोल्स। फिर आता है लास्ट एक्सोस्फेयर। जो एक्सोस्फेयर वो अपर मोस्ट रीजन है अर्थ सरफेस से। ये ग्रेजुअली फेड्स इनटू वैक्यूम ऑफ स्पेस, यानी कि जहाँ पे एयर की प्रेजेंस नहीं होती। और इस रीजन में एयर की इतनी कम मात्रा होती है, इसे एयरलेस यानी कि वैक्यूम भी कह सकते हैं, वैक्यूम ऑफ स्पेस। थैंक यू ऑल। ये हमारा लास्ट टॉपिक था आज के लेसन का, सेशन का, यानी आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। थैंक यू ऑल मेरी सुनने के लिए। आई होप आपको अच्छी लगेगी। आपको अच्छी लगे तो लाइक करना, कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको कोई सजेशन देना हो वो भी दे सकते हो। थैंक यू ऑल।